Okay, so about numerical, let me read out numerical क्या है, and this was the part of yesterday's assignment also. So we will be solving this. Numerical says in a nozzle, steam expands from 12 bar and 300 degrees Celsius to 6 bar with a flow rate of 5 kgs per second. Determine throat and exit area if the exit velocity is 500 meters per second and velocity at inlet is negligible or neglected. Also find coefficient of velocity at exit. What is coefficient of velocity? The numerical specify that coefficient of velocity is the ratio of actual velocity at exit to the velocity at exit considering isentropic flow through nozzle. ये न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल जो था वो कल के असाइनमेंट का हिस्सा था. कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया है, जैसे शोहित ने अटेम्प्ट किया था. दिस न्यूमेरिकल इज अगेन फ्रॉम द बुक व्हाट आई हैव सप्लाइड टू यू, द ई बुक ऑफ बाय ओंकार सिंह, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स. तो उसका जो नोजल का थर्ड सॉल्व एग्जांपल है वो ये वाला न्यूमेरिकल. सो लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस नाउ. अब ध्यान देना है कि हमें दिया क्या हुआ है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें दी हुई है वो दी हुई है कि मेरी नोजल की जो एग्जिट वेलोसिटी है 500 मीटर पर सेकेंड. कल जब हम आपको नोजल के बारे में बता रहे थे तो हमने मैक नंबर डिस्कस किया था. नाउ व्हाट इज मैक नंबर? मैक नंबर इज वेलोसिटी ऑफ एनी साउंड, वेलोसिटी ऑफ एनी फ्लो डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड. और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड हमने 425 से 450 के बीच में बोला था, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर. आप ये देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो इससे फ्लो निकल रही है, जो स्टीम की फ्लो की वेलोसिटी है वो 500 मीटर पर सेकेंड है. डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड. तो मैक नंबर इन दिस केस विल बी ग्रेटर देन 1. ना मैक नंबर जब 1 हो जाता है तो उसके लिए हमारे पास जो नोजल बनती है वो या तो डाइवर्जेंट बनेगी या कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बनेगी. अब हम इसको डाइवर्जेंट नोजल क्यों नहीं ले रहे हैं, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल क्यों ले रहे हैं? इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा क्या है. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि डिटरमाइन द थ्रोट एंड एग्जिट एरिया, यानी इसका एक थ्रोट होगा और थ्रोट सिर्फ और सिर्फ आपके कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल में होता है. तो आपका सवाल में पूछा ये गया है कि आपको A2 की, अगर मान लेते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल ये है, इसका इनलेट 1 मान लेते हैं, थ्रोट जो है वो 2 मान लेते हैं और एग्जिट जो है वो 3 मान लेते हैं. तो आपको A2 की वैल्यू निकालनी है, थ्रोट पे एग्जिट जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी वैल्यू निकालनी है और जो एग्जिट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी वैल्यू निकालनी है, पहला पार्ट. और दूसरे पार्ट में आपको निकालना है वेलोसिटी रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी. और ये कुछ नहीं होता है, अभी हो क्या रहा है इसको थोड़ा समझेंगे फिर हम कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी समझ पाएंगे. तो सबसे पहली बात यह है कि अभी हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल पे न्यूमेरिकल करेंगे और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल का जो 1 पार्ट है यानी 1 नंबर है, जहां पे मैंने 1 नंबर लिखा है वो इनलेट है और जहां 2 लिखा है वहां एग्जिट. अभी 1 यानी इनलेट पे क्या क्या वैल्यू अवेलेबल है, उसने ये साफ साफ बोला है कि हम अपनी इनलेट वेलोसिटी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. इनलेट वेलोसिटी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि मेरी C1 को अप्रोक्सीमेटली 0 रख सकते हैं. दूसरा उसने बोला है इन अ नोजल स्टीम एक्सपैंड्स फ्रॉम 12 बार एंड 300 डिग्री सेल्सियस, यानी मेरा इनलेट पे 12 बार है और 300 डिग्री सेल्सियस है और इसका जो इनलेट फ्लो रेट है वो 5 kg पर सेकेंड. एग्जिट में उसने क्या बताया है, एग्जिट में उसने ये बताया है, एग्जिट में ये बताया है कि इफ द एग्जिट वेलोसिटी इज 500
मीटर पर सेकेंड यानी एग्जिट वेलोसिटी उसने बताई है, एग्जिट वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड बताई है। और दूसरा एग्जिट के लिए ये बताया है कि 12 बार एंड 300 डिग्री से ये जो एक्सपेंशन होता है वो 6 बार तक होता है। तो एग्जिट पे बाहर हो जाएगा यानी लास्ट एक्सपेंशन 6 बार तक है। तो एग्जिट की जो आपको प्रेशर मिला हुआ है वो 6 बार है। ये सारी चीजें ऑलरेडी गिवन है हमारे न्यूमेरिकल में। अब प्रोसेस कैसे हो रहा है, प्रोसेस कैसे हो रहा है ये समझते हैं। हो ये रहा है कि अगर ये मेरा टीएस ग्राफ है तो ये मेरे आइसोबार से, ये मेरा P1 आइसोबार है, ये मेरा P2 आइसोबार है, मेरा P3 आइसोबार है। एक्सपेंशन हो रहा है 12 बार 300 डिग्री सेल्सियस से 6 बार तक। अब मुझे कैसे पता चला कि मेरा ये 12 बार 300 डिग्री सेल्सियस जो है वो सुपर हीटेड रीजन में। तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि एट 12 बार सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है। और आप पाएंगे कि जो टेम्परेचर गिवन है T1 वो T1 इज ग्रेटर देन सैचुरेशन टेम्परेचर। तो अगर मेरा जो गिवन टेम्परेचर 300 डिग्री है वो सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा है, सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा है, तो मैं सुपर हीटेड रीजन में ऑटोमेटिकली चला जाता हूं। ठीक है, अब हम सुपर हीटेड रीजन में हैं और यहां से एक्सपेंशन हो रहा है। और कंडीशन क्या है एक्सपेंशन की, कि दिस एक्सपेंशन इज आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक का मतलब ये होता है, आइसेंट्रोपिक का मतलब ये होता है कि देयर विल बी नो चेंज इन एंट्रोपी, तो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। और ये एक्सपेंशन कहां तक हो रहा है, ये एक्सपेंशन 0.3 तक हो रहा है। अभी देखेंगे 0.3 की वैल्यू कैसे निकलेगी सारी चीजें। और ये एक्सपेंशन में लास्ट जो प्रेशर अवेलेबल है वो 6 बार। तो ये मेरा इनलेट था, ये मेरा एग्जिट था नोजल का। तो डेफिनेटली P2 जो होगा, जो बीच वाला होगा, वो थ्रोट होगा। तो मेरा इनलेट से एग्जिट तक जा रहा है थ्रोट पॉइंट को क्रॉस करते हुए, और ये मेरा थ्रोट पॉइंट 0.2 है। So this is how this expansion is occurring. This is how this expansion is occurring. Fine. Now let us start solving this. Now at point 1, let us start solving from point 1. At point 1 क्या क्या दे रखा है हमको? P1 दे रखा है 12 बार, हमको T1 दे रखा है 300 डिग्री सेल्सियस। तो हम अपनी स्टीम टेबल से बहुत इजीली से ये निकाल सकते हैं कि मेरा पॉइंट जो है वो सुपर हीटेड है या सैचुरेटेड रीजन में है। वो हमने यहां से देख करके निकाल लिया। हमने ये डिटरमाइन कर लिया कि हम सुपर हीटेड रीजन में हैं। एक बार हमको ये डिटरमाइन हो गया तो एट 12 बार एंड 300 डिग्री सेल्सियस वी कैन कैलकुलेट H1 एंड S1, यानी एंथैल्पी एट पॉइंट 1 एंड एंट्रोपी एट पॉइंट 1। एट एंट्रोपी एट पॉइंट 1 हमको ये चीज पता चल गई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बिकॉज दिस इज एन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, दिस इज एन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, सो दिस एक्चुअली मींस S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3। ये जो काम हम अपने पावर प्लांट की साइकिल में भी करते थे। और S1 की वैल्यू हमें 7.0317 किलो जूल्स पर केजी केल्विन है। हो सकता है अलग अलग स्टीम टेबल्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ऊपर नीचे होगा उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर 5% का डिफरेंस। नाउ सेकेंड चीज जो हमारे पास है, हमारे पास 1 का प्रेशर है, हमारे पास 3 पे प्रेशर है, हमारे पास 2 पे प्रेशर नहीं। तो 2 पे प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन थी फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। अब हम जब भी बात करेंगे हम ये मान के चलेंगे कि मेरा जो नोजल में डिस्चार्ज हो रहा है, मेरा नोजल इस तरीके से डिजाइन है कि मेरे नोजल से जो डिस्चार्ज है वो हमेशा मैक्सिमम ही रहेगा। कोई भी इंजीनियर ऐसा नोजल नहीं बनाएगा कि जिससे मिनिमम डिस्चार्ज हो या मैक्सिमम डिस्चार्ज ना हो। तो अगर हम मैक्सिमम डिस्चार्ज मान करके चल रहे हैं तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज याद रखिए। अगर मैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज बिटवीन 0.1 एंड 0.2, 0.1 और 0.2 का क्या मतलब हो गया? कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज बिटवीन 0.1 और 0.2 का मतलब हो गया बिटवीन इनलेट एंड थ्रोट। अगर मैं इसको
लगाऊं तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 होल n माइनस 1। ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा। ध्यान दीजिएगा कि हमने अपने ऊपर वाली कंडीशन से ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मेरी जो स्टीम है वो सुपर हीटेड रीजन में है, तो सुपर हीटेड रीजन के लिए n की वैल्यू हमने डिसाइड की थी और मैंने आपको बताई थी 1.3 होती। जब आप n की वैल्यू यहां रखेंगे तो यू विल फाइंड दैट, और P1 की वैल्यू आपको 12 बार ऑलरेडी पता है, इनलेट प्रेशर की वैल्यू आपको 12 बार ऑलरेडी पता है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा P2 विच इज थ्रोट प्रेशर अपॉन P1 which is 12 bar is equal to 0.545। ये रेशियो मैंने उस दिन भी बताया था जब मैं नोजल करवा रहा था। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी P2 की वो आएगी P2 will be equal to 6.54 बार। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस P2 की वैल्यू जो हमारे लिए अब अननोन थी अब वो नोन हो गई है, दैट इज 6.54 बार। अब P2 की वैल्यू हमको पता चल गई। अब ध्यान दीजिए हमारे पास P2 की वैल्यू है, अब हमारे पास 0.2 पे एट 0.2 हमारे पास दो वैल्यू है, एक तो P2 की वैल्यू है जैसे 6.54 बार और एक S2 की वैल्यू है, क्योंकि S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3, तो S2 की वैल्यू है 7.0317। हमारे पास दो चीजें हैं, हम तीसरी चीज या चौथी चीज निकाल सकते हैं स्टीम टेबल से। अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि P2 प्रेशर पे जो ये वैल्यू स्टीम टेबल में आ रही है, ये सुपर हीटेड रीजन में आ रही है, सैचुरेटेड रीजन में आ रही है। जब हम स्टीम टेबल में देखेंगे तो सैचुरेटेड एंट्रोपी देखेंगे, यानी अगर हम ये पाएंगे कि दिस इज ग्रेटर देन Sg तो ये सुपर हीटेड रीजन में, एट प्रेशर 6.5। ठीक है, तो ये सुपर हीटेड रीजन में ही मिलेगी, और इन दोनों प्रेशर और एंट्रोपी की मदद से हम 0.2 पे टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेंगे इंटरपोलेशन से, दैट विल कम आउट टू बी, मैं सीधे उसमें नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्टीम टेबल अभी आपको दिखाने के लिए नहीं है, आप स्टीम टेबल को यूज कीजिएगा। डिग्री सेल्सियस आपको H2 यानी एंथैल्पी की वैल्यू मिलेगी, एंथैल्पी की वैल्यू आएगी 2900.05, ये सीधे मैं बुक से वैल्यू ले रहा हूं। ठीक है, आप एक बार स्टीम टेबल से भी कंफर्म कीजिएगा। केजी और स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 0.2 की वैल्यू आएगी एंड दिस विल कम आउट टू बी 0.3466 मीटर क्यूब पर केजी। इस प्रोसेस को जरूर ट्राई कीजिएगा, ये काम हम पावर प्लांट के न्यूमेरिकल्स के दौरान कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें 0.2 पे बहुत सारी वैल्यूज मिल गई हैं, तो अब हमें ये पता हो लगा निकालना है कि एक्चुअली 0.2 पे मेरी वेलोसिटी क्या थी, यानी मेरे पास थ्रोट पे वेलोसिटी क्या थी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर मैं C1 को निगलेक्ट करता हूं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी 0.2 पे C2 की वेलोसिटी हो जाएगी 2h1 माइनस h2। h1 की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे जब हमने 0.1 पे निकाली थी, तो h1 की वैल्यू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2h1 की वैल्यू हो जाएगी 30, हमने h1 की वैल्यू निकाली थी 3045.8 माइनस h2 की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है ये 2900.05। अब ध्यान दीजिएगा हमारी ये वैल्यू जो आएगी C2 की वो आएगी मीटर पर सेकेंड में, और हमारी ये जो एंथैल्पीज की वैल्यू है वो किलो जूल्स पर केजी में है, किलो में है ना, तो हमें इसको जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको C2 की वैल्यू जो है वो निकल के आएगी 539.9 मीटर पर सेकेंड।
अभी भी हमने कुछ भी जो क्वेश्चन में मांगा था वो डिटरमाइन नहीं किया। बट अगर हमें C2 की वैल्यू आ गई है तो हमें ये बात पता है कि फॉर कंटिन्यूटी हमें पता है, या फॉर स्टेडी फ्लो इक्वेशन हमें पता है कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3, यानी जितना मास अंदर आएगा नोजल के उतना ही मास थ्रोट पे आएगा और उतना ही मास एग्जिट भी करेगा। और m की वैल्यू दे रखी है 5 kg/सेकेंड। अब अगर आपके पास m की वैल्यू है तो आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा कि द सेम m1 is equal to m2 is equal to m3 can be written as c1 a1 upon nu1 is equal to c2 a2 upon nu2 is equal to c3 a3 upon nu3, where nu is specific volume, a is area of cross section at point 2 and c is वेलोसिटी एट पॉइंट 2, यानी जो भी सबस्क्रिप्ट है उसके हिसाब से c वेलोसिटी है, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और न्यू जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है। आपको पता है कि दिस इज नथिंग बट m1, सो वी कैन इक्वेट m1 इज 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 5 kg/सेकेंड इज इक्वल टू C2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, तो C2 की वैल्यू आ जाएगी 539.9 मीटर पर सेकेंड। उसको हम अभी मीटर पर सेकेंड नहीं लिखेंगे। A2 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है एज पर अवर न्यूमेरिकल, एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू एट पॉइंट 2 हमने निकाली थी विच वाज 0.3466। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको A2 की वैल्यू आ जाएगी which will come out to be 3.209 into 10 raised power 3 मीटर क्यूब। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर। तो आपको थ्रोट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल गया, आपको थ्रोट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल गया है। अब थ्रोट पे मिल गया, इस तरीके से हम एग्जिट पे भी क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे, और अगेन एग्जिट पे भी क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए हमको C3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एट पॉइंट 3 वी हैव व्हाट अवेलेबल, क्या क्या चीजें अवेलेबल है हमारे पास? प्रेशर है P3 दैट इज 6 बार, हमारे पास एंट्रोपी है S3 दिस इज नथिंग बट जो हमने S1 किया था, और वो S1 की वैल्यू आई थी हमारी 7.0317 किलो जूल्स पर केजी केल्विन। तो हम 3 पे भी H3 निकालेंगे और H3 विल कम आउट टू बी 2882.55 किलो जूल्स पर केजी। T3 निकालेंगे यानी टेम्परेचर निकालेंगे, T3 कम्स आउट टू बी 215.15 डिग्री सेल्सियस। और स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालेंगे। क्यों स्पेसिफिक वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी हमको? क्योंकि जब हम एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हमको वहां पे स्पेसिफिक वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है। तो अगर हमारे पास C3 होगा, A3 होगा, सॉरी C3 होगा और स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा तो A3 आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम एट पॉइंट 3 हम निकालेंगे एंड दिस विल कम आउट टू बी 0.367। देखिए 3647, देखिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है यहाँ पे भी और स्पेसिफिक वॉल्यूम एट पॉइंट 2 में, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम में भी। जब हमको ये तीनों चीजें पता चल जाएंगी तो हमारे पास वही फॉर्मूला होगा m1 इज इक्वल टू C3A3 अपॉन nu3 विच विल बी इक्वल टू 5 इज इक्वल टू C3। अब यहाँ पे हमें C3 निकालना है, तो C3 निकालने के लिए क्या होगा? √2h1 माइनस h3। h3 आपने यहां निकाल लिया, h1 आप पहले निकाल चुके हैं, तो आप इसको C3 जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको C3 की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 571.40 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात यहां पे आ गई, ये वैल्यू है एग्जिट वेलोसिटी, और एक एग्जिट वेलोसिटी की वैल्यू जो है आपको ऑलरेडी दी हुई 500, और आपने जो कैलकुलेट की वो 571 निकल करके आ रही है। ये डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि जो एग्जिट वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है, ये वेलोसिटी, ये जो वैल्यू दी हुई है ये एक्चुअल है,
इसमें हमने ये नहीं कंसीडर किया है कि इसमें फ्रिक्शन है कि नहीं है, सॉरी इसमें कंसीडर किया है हमने कि इसमें फ्रिक्शन है, मगर जब हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरी जो एक्सपेंशन हुई है, मेरा जो एक्सपेंशन हुआ है वो आइसेंट्रोपिक है, और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन तभी होता है जब कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जो 500 दे रखी है, 500 दे रखी है, वो C3 की वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है विद फ्रिक्शन है वो 500 दे रखी है, और आइसेंट्रोपिक वैल्यू जो अगर मैं इसको I मान लूं तो आइसेंट्रोपिक वैल्यू जो है वो 571 निकल करके आए। ये अंतर समझिएगा, जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो एक्चुअल वैल्यू है, वो कंसीडर करके रखी हुई है कि इसमें फ्रिक्शन होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है आइसेंट्रोपिक वैल्यू आइसेंट्रोपिक ही एक्सपेंशन हो, क्योंकि रियल एक्सपेंशन हमेशा कुछ इस तरीके का होता है, वो आइसेंट्रोपिक नहीं होता, उसमें फ्रिक्शन होता है। तो रियल के लिए वैल्यू यहाँ पे आएगी C3 की, और आइडियल के लिए वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो जो आपको दिया हुआ है 500 डिग्री और 500 मीटर पर सेकेंड वो रियल का है, और आपने जो कैलकुलेट किया है वो ये मानते हुए चला है कि मेरा एक्सपेंशन आइसेंट्रोपिक है, आइडियल एक्सपेंशन। ओके, सो अब आपके पास C3 की वैल्यू है। अब आप सवाल उठता है कि आप यहाँ पे रियल रखेंगे कि आइडियल रखेंगे। तो जब आप एरिया कैलकुलेट करते हैं, जब आप एरिया कैलकुलेट करते हैं तो आप आइडियल के हिसाब से एरिया नहीं कैलकुलेट करते हैं, आप रियल के हिसाब से एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो आप यहां पे रखेंगे C3 की वैल्यू जो एक्चुअल है, तो C3 एक्चुअल रखेंगे इंटू A3 अपॉन न्यू 3 करेंगे, और एक्चुअल की वैल्यू यहां पे ऑलरेडी आपको पता हुआ है, दैट इज 5 इज इक्वल टू 500 इंटू A3 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और न्यू की वैल्यू आपको 0.3647 दे रखी है। जब आप इसको एक्चुअल के अगेंस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपको A3 की वैल्यू जो निकल करके आएगी, A3 की वैल्यू जो निकल करके आएगी, एग्जिट एरिया वो आएगी 3.647 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। सो दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया एट एग्जिट, क्रॉस सेक्शनल एरिया एट एग्जिट। तो आपके दो पार्ट क्लियर हो गए। इसमें हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था इस क्वेश्चन में डिटरमाइन द थ्रोट एंड एग्जिट एरिया। तो हमने थ्रोट एरिया निकाल लिया एज A2 एंड हमने एग्जिट एरिया निकाल लिया एज A3। अब नेक्स्ट हमको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। सो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इसी के डेफिनेशन से क्या थी, कोफिशिएंट ऑफ velocity as per definition given is coefficient of velocity is the ratio of actual velocity yani considering friction to the velocity exit considering isentropic flow यानी आइडियल। नो एक्चुअल अपॉन आइडियल वेलोसिटी के बीच में जो रेशियो होगा वो वेलोसिटी कोफिशिएंट कहलाएगा। तो आप देखिए एक्चुअल यानी C एक्चुअल अपॉन C आइडियल जो था एट पॉइंट 3 ये हमारी वेलोसिटी कोफिशिएंट थी, जो हमारा लास्ट पार्ट था क्वेश्चन निकालने का। तो एक्चुअल तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, दैट वाज 500, और आइडियल आपने कैलकुलेट किया था, आइडियल आपने कैलकुलेट किया था 571.40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो दैट इज 571.4 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये रेशियो निकल करके आएगा 0.875, and this is velocity coefficient, the last part that was required to be calculated, and this is how this numerical ends. अब मुझे लगता है इतने एक्सप्लेनेशन के बाद ये जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। किसी को अगर डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है आपको आगे फॉरवर्ड भी कर दूंगा। प्लीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि मैं आपको कुछ भी रैंडम काम नहीं करवा रहा हूं, जो भी करवा रहा हूं सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। और शिरीष है, शिरीष मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं शिरीष कि आप ये जितना भी मैंने आपको लेक्चर वीडियोस दिए हैं ये आप इसको अच्छे से करेंगे, और हर न्यूमेरिकल को आप अच्छे से 2-3 बार 4 बार करेंगे ताकि आप इस चीज को समझ पाए और कुछ हद तक याद भी कर पाए। ओके, नाउ लास्ट यूनिट हम शुरू करेंगे इसके बाद।
और लास्ट यूनिट जो है वो हमारी है गैस पावर साइकिल. We will start with last unit and last unit is gas power cycle. और गैस पावर साइकिल के में ही जो है यानी 5th यूनिट में ही हमारे पास एक आता है जेट प्रोपल्शन. जेट प्रोपल्शन से क्वेश्चन कंपलसरी आता है, कंपलसरी. तो वो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको थ्योरी दूंगा और उस पर असाइनमेंट दूंगा, आप इसको रट लीजिएगा. उससे जेट प्रोपल्शन से या तो जेट प्रोपल्शन पूछा जाएगा या रैम प्रोपल्शन पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है. एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और आपको थ्योरी भी दूंगा. That is entirely theory. Now let us move on to gas power cycle. Now अभी तक जो हमने रैंकाइन साइकिल किया था, अभी तक हमने जो रैंकाइन साइकिल किया था, that was steam power cycle. और ये रैंकाइन साइकिल था. स्टीम पावर साइकिल का मतलब ये हुआ कि मेरी जो पावर साइकिल में था वो स्टीम घूम रही थी. बॉयलर स्टीम बनाता है, वो जाके टरबाइन में जाती है, टरबाइन में एक्सपेंशन होता है, फिर वो कंडेंसर में जाती है, कंडेंस होती है, वापस पंप में जाती है और फिर वापस बॉयलर में जाती है, घूमती रहती है. गैस पावर साइकिल थोड़ी सी डिफरेंट. क्या डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है? पहली बात, गैस पावर साइकिल इज बेस्ड ऑन ब्रेटन साइकिल and Brayton cycle is constant pressure cycle. This is Brayton cycle what I have shown here. So gas power cycle is based on Brayton cycle and in this case we do not generate steam. हम इसमें steam नहीं generate करते हैं. इसमें हम करते क्या है? इसमें हम करते ये हैं, अभी हम इस पे आएंगे, दोबारा फिर बताएंगे. हम अपने पंप में कंप्रेसर रहता है, हमारे पास पंप नहीं रहता है गैस पावर साइकिल में, हमारे पास कंप्रेसर रहता है. इस कंप्रेसर में एयर को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर लेते हैं. फिर ये कंप्रेस्ड एयर जो है वो आपके कंबस्शन चेंबर में जाती है जहां पे फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है. नाउ गैस पावर साइकिल इज समथिंग लाइक आपकी डीजल साइकिल, बिल्कुल एग्जैक्टली डीजल साइकिल जैसा काम करती है. जब ये कंप्रेस्ड एयर कंबस्शन चेंबर में जाती है तो कंबस्शन चेंबर में आपके फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है और क्योंकि प्रेशर एयर का बहुत हाई होता है, टेम्परेचर एयर का बहुत हाई होता है, तो जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट होता है वैसे ही वहां पे कंबस्शन हो जाता है.